हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी इनसाइट। सो आजकल बहुत सारा एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो रहा है। कुछ दिन पहले सीएचएसएल 2020 का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है एंड कल सीपीओ का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हुआ है। तो जो ये पोस्टपोनमेंट चल रहा है उससे ऐसा ही लगता है कि आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है वो भी पोस्टपोन होने के चांसेस है, क्योंकि कोविड के जो केसेस है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो सिचुएशन बहुत ही ख़राब चल रहा है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें जो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है वो एक्स्ट्रा टाइम को हमें बहुत ही अच्छे से यूज़ करना है। आगे आने वाले एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा कि नहीं, ये हमें सोच के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सभी अनसर्टेन है। कोई नहीं कह सकता कि आगे क्या होने वाला है। तो इसलिए हमें अब क्या करना है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि हमें अब अच्छे से हमारा प्रिपरेशन और ज़्यादा बूस्टअप करना है। तो इसलिए मैं क्या करूँगी कि सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, ये तीनों एग्ज़ाम की ही जो पेपर्स है, मतलब लास्ट ईयर्स की जो पेपर्स है, वो मैं मेरी चैनल पे सॉल्व करवाऊँगी। एंड आज हम सीएचएसएल टीयर 1 का इंग्लिश का जो पेपर है वो हम सॉल्व करेंगे। जो 12 अक्टूबर का जो पेपर था, जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, वो हम आज सॉल्व करेंगे। हम ये ट्राई करेंगे कि डेली एक पेपर हमारे चैनल पे अपलोड हो। ठीक है, अब इंग्लिश से तो स्टार्ट कर रहे हैं एंड ट्राई करेंगे बहुत जल्द कि क्वांट का भी एक पेपर डेली अपलोड हो। डेली एक इंग्लिश का, एक क्वांट का, एक फिक्स टाइम होगा चैनल पे अपलोड होने के, क्योंकि जब ये वीडियो अपलोड होगा हम चाहते हैं कि आप भी मेरे साथ एक साथ पेन पेपर लेके बैठ जाओ ये सॉल्व करने के लिए। क्योंकि अगर आप हमारे साथ साथ सॉल्व करोगे पेपर तो आपका भी काम एक साथ में हो ही जाएगा, आपका भी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। बाद में आपको फिर से वो ट्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब ये वीडियो देखोगे तब सो के ऐसा नहीं करना कि सो के वीडियो देख रहे हो, बस बैठ के वीडियो देख रहे हो, ऐसा नहीं करना। ठीक है, आपका नोटबुक जो है, आपका पेन पेपर है, वो लेके आप बैठ जाओ एंड एक साथ मेरे साथ ही आप ये पेपर एकदम से सॉल्व कर लो। तो इससे आपका क्या होगा, एक साथ ही में सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आपका एंड इसके बाद मैं ये आपको कहना चाहती हूँ कि मैं सीएचएसएल से पेपर से सॉल्व कर रही हूँ इसलिए क्योंकि देखिए, फर्स्ट तो सीएचएसएल एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है। ठीक है, तो सीएचएसएल का जो कैंडिडेट है उनके लिए तो ये ऑलरेडी फ्रूटफुल है ही। ठीक है, एंड जो एमटीएस का जो कैंडिडेट्स है, एमटीएस के जो कैंडिडेट्स है उनको मैं यही कहती रहती हूँ, मैं पहले भी कहा था कि अगर आप किसी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपका जो प्रिपरेशन है वो आपका 1 लेवल अप होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आप एमटीएस टारगेट कर रहे हो, मतलब एमटीएस पे ही आपको सिलेक्शन लेना ही है एकदम से, तो आपको एटलीस्ट सीएचएसएल का पेपर्स करना चाहिए, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपका 1 लेवल अप प्रिपरेशन होगा। क्योंकि अब जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आता है वो बहुत ही ज़्यादा टफ हो चुका है एंड वो सिनेरियो बदल चुका है। पहले 2-3 साल पहले भी बहुत अलग था सिनेरियो, बट अब कंपटीशन बहुत ही टफ हो चुका है। तो इसलिए सिनेरियो बदल चुका है, आपको हर वक्त रेडी रहना होगा किसी भी तरह का क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो एमटीएस को जो कैंडिडेट्स हैं उनको मैं यही बताना चाहती हूँ कि एमटीएस का भी क्वेश्चंस आएगा, बट अब जो मैं सीएचएसएल का क्वेश्चंस कर रहा हूँ वो आप मेरे साथ साथ सीएचएसएल का क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, क्योंकि अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको 1 लेवल ऑफ प्रिपरेशन होना चाहिए। एंड सीजीएल का जो कैंडिडेट्स है उनको भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप भी ये सीएचएसएल का पेपर ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि अगर आपका प्रिपरेशन चल रहा है तो आप जानते हो कि सीएचएसएल एंड सीजीएल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्पेशली अगर आप प्रीवियस एकदम लास्ट ईयर का जो पेपर था वो अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें कोई भी अगर उतना ही डिफरेंस नहीं है। क्योंकि सीएचएसएल में एज एक ही टीयर होता है मेन, सीजीएल में 2 टीयर होता है, ये इंग्लिश मैथ्स वाला सेकंड टीयर होता है। तो इसलिए सीएचएसएल का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो ऐसा भी समटाइम्स होता है, कुछ शिफ्ट अगर आप कंपेयर कर लो तो सीएचएसएल का शिफ्ट सीजीएल से बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है, ऐसा कुछ कुछ शिफ्ट है। ठीक है, तो आप जानते हो, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट्स हो सीजीएल का तो आप जानते हो कि आपका सीएचएसएल का भी हर क्वेश्चंस आपका सॉल्व होना चाहिए। ओके, तो मैं हर डे एक फिक्स टाइम पे ये अपलोड होगा। आज इंग्लिश का जो वीडियो है वो मैं
6 PM को डेली आपका ये वीडियो आ जाएगा एंड क्वांट का भी बहुत जल्द वीडियो आएगा एंड वो मैं जब आएगा तो मैं आपको डेट टाइम बता दूंगी कि कब वो वीडियो अपलोड होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम 25 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बट अगर आप एंड तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में हम 100 क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप मेरे इंग्लिश स्ट्रैटेजी का वीडियो देखेंगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसे इंग्लिश करती हूँ। मैं सिर्फ जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैं सिर्फ नहीं करती, अदर्स जो 3 ऑप्शंस रह जाता है वो क्यों नहीं हुआ और उसका मीनिंग क्या है, अगर कुछ मीनिंग मुझे नहीं पता है तो उसका मीनिंग आइडेंटिफाई करना, ये सब मैं करती रहती हूँ इंग्लिश जब मैं सॉल्व करती हूँ। तो मैंने जैसे पढ़ी थी, मैं जैसे सॉल्व करती हूँ वैसे ही मैं आपके साथ भी यहाँ पे बैठ के सॉल्व करूंगी, ठीक है। तो एक्चुअली में आपको लगेगा अरे 25 क्वेश्चन के लिए इतना बड़ा वीडियो, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि ये पढ़ाई का वीडियो है। मैं तो कोशिश करूंगी कि मैं जितना मेरा नॉलेज है मैं आपको वो आप में बांट दूं, ठीक है। तो उसके लिए टाइम तो लगेगा, पढ़ाई के लिए कोई टाइम शॉर्ट नहीं होना चाहिए, पढ़ाई के लिए जितना चाहिए उतना टाइम ही देना चाहिए। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो इसलिए मैं ये पहले आपको बता दे रही हूँ कि ऐसा लगेगा कि 25 क्वेश्चन तो इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि एक्चुअली हम 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो इसलिए ही इतना ज़्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमें स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये चारों स्पेलिंग है, हमें देखना है कि कौन सा स्पेलिंग गलत है। तो अगर आप अच्छे से देखोगे ये जो तीनों स्पेलिंग है, ये तीनों स्पेलिंग एकदम बिल्कुल सही है एंड जो फोर्थ ऑप्शन है वो ही गलत है, क्योंकि इसका जो स्पेलिंग होता है वो है फेथफुली, यहाँ पे डबल एल आएगा, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इससे मैं अब सेकंड क्वेश्चन में चला जाऊंगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो चारों के चारों वर्ड है ना, ये चारों के चारों वर्ड का अच्छे से मीनिंग हमें पता करना है, ठीक है। हो सकता है कि आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, बट ऐसा भी हो सकता है ना कि कुछ लोगों को नहीं पता है, तो ठीक है, तो उनको तो पता करना चाहिए, क्योंकि हमें कहा था इंग्लिश स्ट्रैटेजी में, मैंने यह कहा था कि जो भी वर्ड आपके सामने आएगा आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप पता कर लो, ठीक है। एंड और एक बात, ये जो स्पेलिंग एरर का जो क्वेश्चन होता है, तो उनमें जो भी क्वेश्चंस आता है इसका मीनिंग, इसका जो स्पेलिंग है वो हो सकता है कि आपको सब पता हो, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप एक बार सब जो स्पेलिंग है वो एक बार राइट डाउन कर लो, क्योंकि क्या होता है कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है दिमाग में, तो तब क्या होता है बहुत इजी इजी मीनिंग भी हमें कंफ्यूज हो जाता है, हम ऐसा हो सकता है। तो इसलिए आप टाइम जो अगर आपके पास है तो आप अच्छे से एक बार राइट डाउन कर लो। तो जो भी ऐसा आपका स्पेलिंग आपके सामने आएगा आप एक बार राइट डाउन कर लेना, ठीक है। अगर आपको पता है तब भी, नहीं पता है तो ऑब्वियसली आप तो करोगे ही, ठीक है। अब मैं ये सब का मीनिंग आपको मैं एक बार बता दूंगी, हाँ। तो इससे क्या होगा कि आपको सबका मीनिंग एक बार पता चल जाएगा, एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा। तो वॉफुली का मतलब क्या होता है, ऑफुली का मतलब होता है टेरिबली, ओके। मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा सा खराब है तो प्लीज ये थोड़ा कंसीडर कर लेना, ओके। तो ऑफुली का मतलब होता है टेरिबली, वेरी, इस सेंस में होता है ऑफुली, ओके। ऑफुली का मीनिंग अनरूली होता है ना, हम ऐसे कहते हैं कि अनरूली चिल्ड्रन, मतलब कि जो इनडिसिप्लिन होता है, जो इनडिसिप्लिन होते हैं उनको हम अनरूली कहते हैं, ठीक है। सो ये है अनरूली का मतलब। अनड्यूली का क्या मतलब होता है, अनड्यूली मतलब होता है ज्यादा, एक्सेसिवली, एक्सेसिवली, ओके। और एक बात मुझे आपको कहना है कि मैंने आपको कहा था कि इंग्लिश आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है, ऐसा नहीं मेरा मदर टंग बंगाली है तो मैं बंगाली में पढ़ लूँ, आपका मदर टंग हिंदी है तो आप हिंदी में पढ़ लो, ऐसा नहीं है। मैंने जब पढ़ा था मैंने इंग्लिश में ही पढ़ा था। अब हम बच्चे नहीं है, जब हम छोटा रहते हैं ना, चाइल्डहुड में हम क्या करते हैं कि इंग्लिश हमारे लिए एक फॉरेन लैंग्वेज होता है, तब हम हमारा जो मदर टंग है उसमें हम पढ़ते हैं,
क्योंकि मुझे हमें तो वो कॉम्प्रिहेंड करना होता है ना, उसको मीनिंग हमें समझना होता है। तो अगर आपको मीनिंग समझना होगा तो आपको मदर टंग में वो समझना पड़ेगा। बट अब तो हम बच्चे नहीं है, अब हमें सब कुछ अच्छे से पता होता है, इंग्लिश भी हमें बहुत अच्छे से पता है। तो अब हमें इंग्लिश में ही पढ़ना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप हिंदी में पढ़ो, वो आप इरेस्पेक्टिव ऑफ आप हिंदी मीडियम से हो, आप इंग्लिश मीडियम से हो, आप बंगाली मीडियम से, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद बंगाली मीडियम से हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मीडियम कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसा बहुत लोगों को लगता है कि हिंदी मीडियम में हूं तो कैसे इंग्लिश ऐसा अच्छा होगा। कोई बात नहीं, हो जाएगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ओके। तो जितना मुझे पॉसिबल होगा मैं आपको हिंदी में बताना की कोशिश करूंगी। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि इंग्लिश में प्रैक्टिस करना सीखो, ओके। सो ये जो चारों के चारों वर्ड्स है उसको मीनिंग हमें पता चल गया। एंड फेथफुली का मीनिंग तो आपको पता ही है, लॉयली, ओके, इन अ लॉयल मैनर होता है फेथफुली का मीनिंग, ठीक है। तो ये रहा चारों के चारों वर्ड्स का मीनिंग। ऑफुली का मतलब होता है टेरिबली एंड वेरी, अनरूली का मतलब होता है इनडिसिप्लिन, अनड्यूली का मतलब होता है एक्सेसिवली, एंड फेथफुली का मतलब होता है इन अ लॉयल मैनर, ओके। एंड यहाँ पे जो रॉन्ग आंसर है, मतलब रॉन्ग जो स्पेलिंग है वो फेथफुली है, यहाँ पे डबल एल आना चाहिए। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपको एक्टिव पैसिव फॉर्म का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्स्ट हमें एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या दे रखे है कि द पुलिस बीट अ नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स लास्ट नाइट। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो बीट है ना, ये बीट का प्रेजेंट एंड पास्ट फॉर्म बोथ ही बीट होता है। तो ये पढ़ के तो आप ये समझ नहीं सकते कि ये सेंटेंस आपका पास्ट में है या प्रेजेंट में है। बट ये लास्ट में जो लास्ट नाइट है ना, ये लास्ट नाइट से आपको पता चल जाएगा कि ये जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस में है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि लास्ट नाइट जब आप यूज करोगे तो वो सिंपल पास्ट फॉर्म में ही होता है। तो इससे आपको पता चल गया कि ये जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट फॉर्म में है। तो एक्टिव पैसिव फॉर्म का मतलब कि वॉइस चेंज का एकदम कंप्लीटली मैंने करवाया है, आपको आई बटन में मिल जाएगा, ग्रामर का क्लास है, आप वहां से एक बार देख सकते हो। वॉइस चेंज एकदम डिटेल में मैंने वहां पे करवा रखा है, ठीक है। तो वहां पे मैंने जैसे सिखाया था यहाँ पे भी मैं वैसे ही आपको करवाऊंगी, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो अपना सिंपल पास्ट टेंस में है, ठीक है। तो इसका पैसिव फॉर्म भी सिंपल पास्ट टेंस में ही होगा, क्योंकि एक्टिव पैसिव मतलब कि वॉइस चेंज में तो अगर टेंस का फॉर्म नहीं चेंज हो जाएगा ना, ठीक है। तो इससे से हम क्या कर सकते हैं, तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से हम ये कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये जो फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पे वेयर बीइंग बिटन लिखा है, तो वेयर बीइंग बिटन तो आपका पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा, तो ये हम एलिमिनेट कर देते हैं। सेकेंड में आप देखिए हैड बीन बिटन है, मतलब कि पास्ट परफेक्ट है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी एलिमिनेट हो गया। थर्ड में तो प्रेजेंट में हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया, उसका तो बात ही नहीं है, क्योंकि आपको सिंपल पास्ट में चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो अगर तीनों ऑप्शन ही एलिमिनेट हो गया तो वैसे भी आप आंख बंद करके फोर्थ को करेक्ट कर दोगे, ठीक है। बट हमें सब कुछ समझना है, क्योंकि डिटेल में अगर आप समझोगे तभी आपका इंग्लिश में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। मैथ्स में क्या होता है, आप एक सम कर लोगे वही आंसर रहेगा, उसका कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होता, क्योंकि मैथ्स तो एक ही होता है, सेम ही। अगर करेक्ट होगा तो करेक्ट, इनकरेक्ट होगा तो इनकरेक्ट, बीच में कुछ नहीं होता। बट इंग्लिश में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आता है कि अरे ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो ऐसा कंफ्यूजन तभी आपका दूर होगा जब आप ईच जो एकदम पोस्टमार्टम कर देना होता है क्वेश्चंस का, मतलब ईच क्वेश्चंस को आप ढूंढ ढूंढ के निकालो कि ये क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ये, ठीक है। तो फोर्थ जो ऑप्शन है वो ठीक है, क्योंकि जो बिट है उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है बिटन, तो ये बिट का वेयर बिटेन हो चुका है। एंड ये जो लास्ट नाइट है, ये लास्ट नाइट जो पैसिव फॉर्म में क्या होता है, द नाइट बिफोर हो जाता है। इससे भी आपको पता चलेगा कि ये दो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये तो लास्ट नाइट को लास्ट नाइट ही रखे हैं, तो ये तो ऐसे वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। तो द पुलिस बीट अ नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स लास्ट नाइट, तो ये क्या हो जाएगा, आ नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स पहले आएगा,
A number of protesters were beaten by police the night before. Okay, so वॉइस चेंज का जो प्लेलिस्ट है वहाँ आपको आई बटन में मिल जाएगा, आपका अगर अच्छा लगा तो आप देख सकते हो वहां से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें एप्रोप्रिएट सिनोनिम फाइंड आउट करना है। तो असर्शन का क्या सिनोनिम है, इनमें से हमें निकालना है। तो पहले क्या है, पहले हमें एकदम अच्छे से जानना है कि ये असर्शन का मतलब क्या है। असर्शन का मतलब होता है अ कॉन्फिडेंट एंड फोर्सफुल स्टेटमेंट। मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप मेरे साथ साथ ये सब भी अपना नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि फिर बाद में आपको फिर से आपको ये देखना पड़ेगा, तो वो तो आपको डबल आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। तो आप जब कर रहे हो, आप मेरे साथ पढ़ भी लो, एंड ये जो मैं जो लिख रही हूँ, जो नोट कर रही हूँ, वो आप भी नोट कर लो, क्योंकि ये तो मीनिंग है, आपको वैसे भी लगेगा। ओके, सो देखिए यहाँ पे असर्शन का मतलब होता है कॉन्फिडेंट एंड फोर्सफुल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और बिलीफ। मतलब फोर्सफुली और कॉन्फिडेंटली आप कोई फैक्ट को, स्टेटमेंट को आप स्टेटमेंट दे रहे हो, कोई कॉन्फिडेंटली आप कुछ आप अपना बात रख रहे हो, ठीक है। तो इसका हमें सिनोनिम निकलना है। तो रिजेक्शन तो नहीं होगा, क्योंकि आप अगर कोई फैक्ट को, कोई स्टेटमेंट को डिनाई करते हो तभी वो रिजेक्शन का बात आता है, ठीक है। कंटिन्यूएशन मतलब तो कुछ कंटिन्यू करना होता है। डिस्कशन मतलब तो आप कुछ किसी के साथ कोई बातचीत कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, उस समय डिस्कशन होता है। तो बचता क्या है, डिक्लेरेशन। एंड डिक्लेरेशन इज अ सिनोनिम ऑफ असर्शन, क्योंकि डिक्लेरेशन तभी, आप डिक्लेरेशन कब होता है, जब आप कोई, मतलब क्या होता है कि आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हो, कॉन्फिडेंटली आप कुछ अपना बात रख रहे हो, तभी आप, होता है ना, आप ये डिक्लेयर कर रहे हो। तो क्या होता है कि आप कुछ स्टेटमेंट रखते हो तभी आप ऐसे बताते हो, डिक्लेरेशन, ठीक है। तो असर्शन का सिनोनिम यहाँ पे होगा डिक्लेरेशन। और एक सिनोनिम का यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे तो आप सिर्फ ऑप्शंस देख के ही एलिमिनेट कर सकते हो कि ये तीनों ऑप्शंस नहीं होगा, यही होगा, फोर्थ ऑप्शन ही होगा, ठीक है। बट समटाइम्स क्या होता है, एसएससी क्या करते हैं कि बहुत कंफ्यूज्ड वाला यहाँ पे ऑप्शंस दे देते हैं, ठीक है। बहुत कंफ्यूज वाला ऑप्शंस दे देते हैं, तो तब आप समझ नहीं पाते हो, क्योंकि आपको लगेगा अरे ये 3 ऑप्शन भी हो सकता है, ये ऑप्शन 4 वाला भी हो सकता है, तो कौन सा हो। तो क्या होता है कि जो आपको जो वर्ड देगा ना, वो वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे इसका नियरेस्ट जो मीनिंग है, इससे जो मतलब निकलता है, जो सेंस आपको आ रहा है, उससे लगभग सेम यहाँ पे आपको ढूंढना है। एग्जैक्टली सिनोनिम आपको यहाँ पे हर वक्त नहीं मिलेगा, इस टाइम मिल गया, यहाँ पे मिल गया, इसलिए आप यहाँ पे मैं आपको वो एग्जाम्पल नहीं दे सकती। जब आएगा तब आपको ऑब्वियसली मैं नॉक करूंगी, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको मिल गया, बट हर वक्त आपको यहाँ पे डायरेक्ट इसका मीनिंग नहीं मिलेगा। ओके, इसका नियर अबाउट जो मीनिंग होता है, नियर अबाउट जो सेंस होता है, उससे मिलजुल के जो वर्ड आएगा उसको ही आपको टिक करना होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट है कि इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इसमें एक मैं आपको बात कहना चाहती हूँ कि मैंने कभी भी इडियम्स को, जो रूल्स, डिफरेंट रूल्स होता है ना, याद करने का अलग अलग तरीका होता है, यूट्यूब में अवेलेबल्स है, तो वो मैंने कभी भी नहीं पढ़ी, ठीक है। मैंने जैसे पढ़ा है मैं आपको वैसे मैं आपको बताती हूँ। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा फनी लगे, ठीक है, बट हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है हमें याद करना है, हमें अच्छे से वो समझना है। तो उसके लिए आपको जो भी प्रोसेस अपनाना है आप अपनाओगे, ठीक है। वो किसी को हंसी आए, किसी को रोना आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने जैसे याद करती थी, मैं आपको वैसे ही यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए इसका, अगर पहले मैं डायरेक्ट इसका मीनिंग आपको बता देती हूँ। अप इन आर्म्स, ओके, अप इन आर्म्स इसका मतलब होता है प्रोटेस्टिंग vigorously about something, ओके। ये मीनिंग आप जरूर नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो अप इन आर्म्स का मतलब होता है, एक मिनट, अप इन आर्म्स का मतलब होता है
प्रोटेस्टिंग वेगोरसली अबाउट समथिंग, ठीक है। अब देखिए मैं कैसे याद करती हूँ कि अप इन आर्म्स, ये अप का मतलब होता है ऊपर, समथिंग रिलेटेड टू दैट, एंड आर्म्स का मतलब तो हमारा हैंड होता है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप याद करोगे, थोड़ा सा फनी है, तो मैं ऐसे याद करती हूँ कि अप इन आर्म्स मतलब कि अरे मेरा हाथ उठ जाएगा, अब मेरा हाथ उठ जाएगा। अब हाथ कब आपका उठता है? जब आप बहुत गुस्से में होते हो, बहुत आपको एंग्री फीलिंग हो रही है, अब एकदम से अच्छा नहीं लगेगा, किसी को ऐसा लग रहा है कि खींच के एक लगा देती हूँ, ठीक है, तो तभी आपका हाथ उठ जाएगा ना। तो इससे आपका मीनिंग देखिए थोड़ा सा यहाँ से मिलता है कि प्रोटेस्टिंग विगोरसली अबाउट समथिंग, आप बहुत गुस्से हो इसके लिए आपका हाथ उठ जाएगा, तो इससे इसका मीनिंग मैच करता है। मैं ऐसे इसको याद करती हूँ। तो ये आपको समझ आ गया कि ये थोड़ा सा एंग्री रिलेटेड कुछ चीज हुआ। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होगा। सेकेंड, डिवाइड इनटू आर्म्ड ग्रुप्स, कोई भी इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। थर्ड भी गिव अप फाइटिंग एंड सरेंडर, ये भी नहीं है। फोर्थ देखिए ये एंगर से रिलेटेड है, एंग्री अबाउट समथिंग, ठीक है। अगर आप कुछ चीज के लिए एंग्री हो तभी आप प्रोटेस्ट करोगे ना, अगर आपको लगेगा कि ये ठीक नहीं है तभी आप प्रोटेस्ट करोगे। ओके, सो अप इन आर्म्स, इसका देखिए एग्जैक्ट मीनिंग होता है प्रोटेस्टिंग विगोरसली अबाउट समथिंग, बट ये एग्जैक्टली आपको ऑप्शन में मिला नहीं मिला, तो इससे लगभग आपको इसमें से ये ऑप्शन में से आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा इसका मीनिंग मैच कर रहा है, ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा कि फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन फोर्थ, एंग्री अबाउट समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, तो ये क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट में क्या होता है कि आपको बहुत अच्छे से ये जो कंप्रिहेंशन यहाँ पे दे रखे हैं वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आपको समझ समझ के ही यहाँ पे करना है। तो हम लाइंस बाय लाइंस पढ़ेंगे एंड उसके बाद हम अच्छे से समझेंगे कि क्यों क्या यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि स्मार्टफोन्स हैव बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ एंड देयर डैश यूजेज इज नाउ इम्पैक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। तो यहाँ पे मोबाइल फोन की बात हो रही है, तो यही कह रहे हैं कि मोबाइल फोन हैज बिकम अ एसेंशियल पार्ट, हमारा जीवन में ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले ही करता है। एंड इसका यूजेज अब हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा मनुष्य का जो बिहेवियर है उसको बहुत अच्छे से इम्पैक्ट कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। तो इसका क्या यूजेज हो सकता है? अब ये ऑप्शंस है ना, अब ऑप्शंस छोड़ दो, आप इसको पढ़ के मन में ये सोचने की कोशिश करो कि यहाँ पे क्या हो सकता है। अगर आप ये पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको ऐसा ही फीलिंग आएगा कि कुछ यहाँ पे इंक्रीज्ड इस सेंस में बात कर रहा है, क्योंकि मोबाइल फोन का इंक्रीज्ड यूजेज है, तभी तो ये आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो ह्यूमन बिहेवियर है वो आपको इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए तो यहाँ पे जो आएगा एक सेंस ऐसा आएगा कि कुछ इंक्रीज, कुछ बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ जो इसका यूजेज है वो ह्यूमन बिहेवियर को इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आप ऑप्शंस में आ जाओ, यहाँ पे आप चूज करोगे कि इससे मिलता जुलता कौन सा है। तो इससे मिलता जुलता सिर्फ ये सेकेंड वन ही है, एक्सेसिव यूजेज, ठीक है। देयर एक्सेसिव यूजेज इज नाउ इम्पैक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। ओके, सो इससे आपको पता चल गया कि इंक्रीज मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज, तभी आप यूज करोगे कि एक्सेसिव, एक्सीडिंग, एक्सीड, एक्सीडिंगली, इसका कोई मतलब नहीं बनता, कोई मीनिंग नहीं बनता इससे। एक्सीडिंग मतलब कोई लिमिट था, वो लिमिट क्रॉस कर चुका है, ठीक है। तो ये प्रॉपर यहाँ पे नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, वी नीड टू डैश थिंक अबाउट डिजिटल डिटॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमें वी नीड टू थिंक अबाउट दिस, तो हमें कैसे सोचना चाहिए, ये बहुत ही गंभीर एक सिचुएशन होता जा रहा है ना, तो हमें क्या आपको सीरियसली सोचना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रखे, सीरीज तो नहीं होगा, आप पता ही है सीरीज का कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पे आपको चूज करना है कि सीरियस का कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे बैठेगा। यहाँ पे सीरियस है, सीरियसली है, सीरियसनेस है, कौन सा बैठेगा, आप कैसे सोचोगे। देखिए, वी नीड टू डैश
थिंक अबाउट डिजिटल डिटॉक्स। तो हमें सीरियसली सोचना चाहिए। ये जो थिंक है, थिंक तो वर्ब है, ठीक है, तो वर्ब को यहाँ पे क्वालिफाई करेगा एडवर्ब, एंड यहाँ पे एडवर्ब कौन सा है, सीरियसली है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे वर्ब कौन सा है, वर्ब है थिंक, तो थिंक को आइडेंटिफाई कर रहा है सीरियसली, आपको सोचना पड़ेगा बहुत सीरियसली। तो यहाँ पे आपको ऐसे आप समझोगे कि यहाँ पे एडवर्ब बैठेगा, ओके। तो एडवर्ब यहाँ पे सीरियसली होता, सीरियसली है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है कि यस द कंसेप्ट ऑफ डिस्कनेक्टिंग विथ डैश वर्चुअल वर्ल्ड इज नॉट जस्ट अ वर्ड, ओके। तो कंसेप्ट ऑफ डिस्कनेक्टिंग विथ, देखिए वर्चुअल वर्ल्ड मतलब क्या होता है, जो मोबाइल इंटरनेट का जो दुनिया होता है, ठीक है, रियलिटी से थोड़ा सा अलग, उसको हम वर्चुअल वर्ल्ड कहते हैं। तो वर्चुअल वर्ल्ड तो एक डेफिनिट चीज होगा ना, एक डेफिनिट चीज होगा, ऐसा तो नहीं तो बहुत सारा वर्चुअल वर्ल्ड्स है, ऐसा नहीं है, इनडेफिनिट नहीं है, एक डेफिनिट चीज है। तो इसलिए यहाँ पे डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है आपको पता है, दा, इसलिए यहाँ पे दा बैठेगा। फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल का भी वीडियोस मेरे चैनल पे है, आई बटन में वो भी आपको मिल जाएगा, वहां पे भी मैंने आर्टिकल पूरी तरह से करवा रखा है। अगर आपको, आप देख सकते हो एक बार, अगर आपको अच्छा लगा तो आप वो कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। वहां पे सारी चीजें एक्सप्लेन किया गया है कि क्यों, कहाँ पे ए बैठता है, कहाँ पे डेफिनेट, कहाँ पे इंडेफिनेट आर्टिकल्स बैठता है, सब कुछ वहां पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, अब देखिए हमने क्या कहा था कि आपको पढ़ते पढ़ते जो भी आएगा आपके सामने वर्ड, अगर आपको ऐसा लगता है कि उसका मीनिंग आपको नहीं पता है तो आपको वो पढ़ लेनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है फॉड, ठीक है, तो हो सकता है कि ये कुछ लोगों को पता नहीं है, तो इसलिए मैं इसका मीनिंग आपको बता देती हूँ। फॉड का मतलब होता है क्रेज, जो ट्रेंड चल रहा होता है ना, ट्रेंड, आजकल बहुत सारा ट्रेंड चल रहा होता है, तो एक मिनट, तो फाट का वही मतलब होता है, ओके। इसका ये सब सिनोनिम है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, सिनोनिम भी आपको पता होना चाहिए। तो फाट का एक्चुअल मतलब होता है क्रेज, बट इसका जो सिनोनिम है वो ट्रेंड भी हो सकता है, फैशन भी हो सकता है। अच्छा, याद आया, फैशन का एक सिनोनिम है, और फैशन का सिनोनिम होता है वॉग, आपको पता होगा फैशन का सिनोनिम होता है वॉग, ठीक है। वॉग नाम पे एक मैगजीन भी है, मुझे जितना याद है वॉग नाम का एक मैगजीन भी होता है। तो फैशन का सिनोनिम होता है वॉग, एंड मेरा जो प्रिपरेशन डेज था मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती थी वॉग एंड वैग में। वैग मतलब अनक्लियर, ओके। तो आप कंफ्यूज मत होना वॉग और वैग में से, वैग मतलब होता है अनक्लियर एंड वॉग मतलब होता है फैशन, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट वन, ओके, तो नेक्स्ट वन है कि इट्स द नीड ऑफ द आवर टुडे, ओके। द ग्लोबल ब्रांड डायरेक्टर ऑफ स्मार्टफोन विवो इन हिज स्पीच नज ऑल स्मार्टफोन यूजर्स डैश अ स्टेप बैकवर्ड एंड थिंक। अच्छा, हमें यहाँ पे पढ़ लेनी चाहिए एक बार, इसका मीनिंग हमें बता देनी चाहिए कि ये जो हमारा जो चल रहा है कि हमें द कंसेप्ट ऑफ डिस्कनेक्टिंग विद द वर्चुअल वर्ल्ड इज नॉट जस्ट अ फर्ड, मतलब ये सिर्फ एक क्रेज नहीं है कि आपको वर्चुअल वर्ल्ड से आपका जो संपर्क है वो विच्छिन्न करना चाहिए, ये हमारा जरूरत है, नीड ऑफ द आवर, इट इज अ नीड ऑफ द आवर टुडे, मतलब ये हमारा अब जरूरत बन चुका है, क्योंकि मोबाइल फोन हमारा जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत अच्छे से इम्पैक्ट कर रहा है, बहुत बुरी तरह से एक्चुअली इम्पैक्ट कर रहा है। तो इसके रिगार्डिंग आप, ये जो ग्लोबल ब्रांड डायरेक्टर ऑफ स्मार्टफोन विवो का जो ब्रांड डायरेक्टर है वो कुछ अपना स्पीच दे रहा है कि इन स्पीच नज ऑल स्मार्टफोन यूजर्स डैश अ स्टेप बैकवर्ड एंड थिंक। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या बैठेगा, देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही बैठेगा, बट सेकंड थर्ड फोर्थ क्यों नहीं बैठेगा, देखिए टू टेकिंग नहीं होता, क्योंकि टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बढ़ता है,
ओके। सो टू टेकिंग तो वैसे ही नहीं होता, आईएनजी फॉर्म तो नहीं होता, तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हुआ। टेकन सिर्फ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म नहीं बैठेगा, टेक्स नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑल स्मार्टफोन यूजर्स है, प्लूरल है ना, तो प्लूरल के साथ तो टेक बैठेगा, टेक्स तो नहीं हो सकता, तो इसके लिए फोर्थ ऑप्शन में भी नहीं हो सकता, तो इसलिए यहाँ पे टू टेक होगा। ओके, टू टेक अ स्टेप बैकवर्ड एंड थिंक। ओके, नेक्स्ट है कि ही सेड लेट्स डैश आवर मोबाइल फोन्स एंड प्लेस टू बी क्लोजर एंड नियरर टू आवर लव्ड वंस। तो ये पढ़ के ही आप समझ सकते हो कि क्या होगा अगर आपको अपना लव्ड वन के नियरर एंड क्लोजर जाना होगा, तो फोन ऑन करके तो नहीं आप जा सकते, आपको फोन को अपने सामने से हटाना होगा, तभी आप उनके साथ बात कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे स्विच ऑफ इज द एक्चुअल एप्रोप्रिएट ऑप्शन, स्विच ऑफ ही होगा। आप पढ़ के ही समझ जाओगे, ये बहुत ही इजी है। बट ये जो तीनों है इनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। फ्रेजल वर्ब होता है ये, बहुत ही खतरनाक चीज होता है ये फ्रेजल वर्ब। तो स्विच इन के मतलब होता है चेंज, इन तीनों का ही लगभग सेम ही मतलब होता है, ठीक है। स्विच इन, स्विच इन होता है ना कि हम अपना कोई अपना जो सीट है वो स्विच इन कर लेता है किसी और के साथ, तो उसका एक मीनिंग होता है स्विच इन। स्विच ओवर मतलब भी एक चेंज ही होता है, चेंज फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। इस सेंस में स्विच ओवर करता है, जैसे कि स्विच चेंज फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल, एनालॉग टू डिजिटल। ओके, सो इस सेंस में हम स्विच ओवर का यूज करते हैं। एंड स्विच अप का भी लगभग सेम ही मतलब होता है, ऑल्टर, वेरी, यही मतलब होता है। तो इन तीनों का लगभग सेम ही मतलब है। एंड स्विच ऑफ का मतलब तो आपको पता ही है, कुछ ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट। ओके, सो नेक्स्ट एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन है। ग्रामेटिकल एरर आपको ढूंढ निकालना है। तो यहाँ पे लिखा है कि व्हेन आई मेट अकबर पदमसी, वन ऑफ अ पायोनियर्स ऑफ इंडियन आर्ट, ही वाज 87 बट स्टिल अलर्ट एंड एक्टिव। तो अच्छे से पहले जब आप ग्रामेटिकल एरर करोगे, अच्छे से जब आप पढ़ोगे ना, ईच एंड एवरी वर्ड आपको समझना है, ईच एंड एवरी वर्ड पे आपको ऑब्जर्वेशन रखना है कि क्या इसके साथ ये मैच कर रहा है, क्या इसके साथ ये मैच कर रहा है। तो ये आपको अच्छे से देखना होगा, आपको इजीली आपके सामने आ जाएगा एरर। तो ये अगर आप पढ़ोगे तो वन ऑफ आ पायोनियर्स नहीं होता है, वन ऑफ द पायोनियर्स होता है। ओके, वन ऑफ द पायोनियर्स, यहाँ पे बहुत, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये यहाँ पे ही गलती है, वन ऑफ द पायोनियर्स होता है, बहुत सारा पायोनियर्स में से एक जन, ठीक है, वन ऑफ द पायोनियर्स ऑफ इंडियन आर्ट। तो यहाँ पे अपना द बैठना चाहिए। सिर्फ क्या ऑप्शन करेक्ट है ये इनफ नहीं है आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए, वो उस ऑप्शन में क्या बैठेगा, मतलब एक्चुअल करेक्ट फॉर्म क्या है, ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप उसमें भी फोकस करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट हमें एंटोनिम निकालना है, सर्वेलेंस। ये जो मैं एक बार आपको बताऊंगी, इसका जो स्पेलिंग है सर्वेलेंस, ये एक बार प्रैक्टिस कर लेना, अभी अभी वीडियो पॉज करके एक बार राइट डाउन कर लेना, ठीक है। सर्वेलेंस, तो सर्वेलेंस का क्या मतलब होता है आपको पता है? सर्वेलेंस मतलब सर्वेल करना, मतलब ऑब्जर्वेशन, किसी के ऊपर नजर रखना, ठीक है। तो ये होता है सर्वेलेंस। ओके, तो इसका एंटोनिम बताना है, तो मतलब नजर नहीं रखना है, ऐसे कुछ, ठीक है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वही करेक्ट ऑप्शन है, नेग्लेक्ट। आप नजर नहीं रख रहे हो, आप ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो कुछ, तो उसके लिए नेग्लेक्ट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड सेकेंड, मतलब सेकेंड तो सिनोनिम हो गया ना, विजिलेंस। विजिलेंस का सिनोनिम होगा, इसका मतलब होता है कि हैव अ केयरफुल वॉच, आप किसी के ऊपर वॉच कर रहे हो, कीप एन आई ऑन इट। ओके,
सो विजिलेंस मतलब आपको नजर रखना ही होता है, ऑब्जर्वेशन ही होता है, ठीक है। हैव अ केयरफुल वॉच, ये होता है विजिलेंस। अटैक मतलब तो जानते ही हो क्या कहे अब। एंड्योरेंस का मतलब होता है टॉलरेंस, ओके, सहन करना, एंड्योरेंस सहन करना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। सर्विलेंस का इंटोनिम होगा नेग्लेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट है डिमोलिश। इसका एंटोनिम आपको ढूंढना है यहां से। तो डिमोलिश का क्या मतलब होता है? रूइन, ओके, डिस्ट्रॉय, नष्ट कर देना। डिमोलिश का मतलब होता है कुछ नष्ट कर देना, रूइन कर देना, ठीक है। तो इसका उल्टा हमें यहाँ पे ऑपोजिट खोजना है। तो फर्स्ट क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्ट। ये ऑब्स्ट्रक्ट मतलब क्या होता है? ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक करना, क्लॉग। ये सब मैं जो लिख रही हूँ ना इसका सिनोनिम है, ओके। तो ये आप जरूर नोट कर लेना, क्लॉग और हिंडर्ड, ठीक है। तो ये सब होता है ऑब्स्ट्रक्ट का मीनिंग। मतलब ऐसे कह सकते हो कि द डोर ऑब्स्ट्रक्ट्स मॉर्निंग सनरेज, ओके। सो ये ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है कुछ ब्लॉक करना। एबोलिश मतलब होता है टू एंड अ सिस्टम, एनी रूल, सिस्टम, इस टाइप का सेंस के लिए हम लिखते हैं एबोलिश, ओके। चेरिश मतलब होता है कि प्रोटेक्ट एंड केयर। चेरिश मतलब होता है प्रोटेक्ट एंड केयर। एंड कॉन्स्ट्रक्ट, कॉन्स्ट्रक्ट का मतलब होता है कुछ तैयार करना, बिल्ड। तो आपको पता चल गया होगा कि फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन। डिमोलिश मतलब है कुछ नष्ट कर देना, ओके, एंड इसका उल्टा होगा कुछ तैयार करना, कुछ पॉजिटिव मीनिंग। आप ना ऐसे भी सोच सकते हो, मतलब मैं कुछ शेयर कर देती हूँ कि समटाइम्स क्या होता है कि आपको जो वर्ड दिया गया है उसका सेंस क्या आ रहा है ये भी आपको पता चलना चाहिए। कि डिमोलिश मतलब रूइन, डिस्ट्रॉय, इसका एक नेगेटिव सेंस है ना, नेगेटिव सेंस है एक। तो इसका एंटोनिम मतलब इसका ऑब्वियसली आपको पॉजिटिव सेंस लाना चाहिए। तो इससे जो कंस्ट्रक्ट मतलब बिल्डिंग, कुछ तैयार हो रहा है, तो ये एक पॉजिटिव सेंस है। तो इससे भी आप अपना क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, तो ऑलरेडी हम हाफ क्वेश्चंस कर चुके हैं। ये 13 नंबर क्वेश्चन है, तो ठीक है। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस है ये, ओके। सो लेनोवो हैज लॉन्च्ड थिंकपैड 11 फोल्ड, द वर्ल्ड्स फर्स्ट foldable laptop which is claimed to be so durable as its other devices, okay। तो हमने ये पढ़ लिया। तो यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है ना, which is claimed to be so durable as its other devices, तो ये अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये समझ आएगा कि ये यहाँ पे जो ड्यूरेबिलिटी है ना थिंकपैड का, जो ड्यूरेबिलिटी है वो लेनोवो का जो अदर डिवाइसेस है उससे कंपेयर कर रहा है कि इसका जो ड्यूरेबिलिटी है लेनोवो का जो अदर डिवाइसेस है उसका ड्यूरेबिलिटी से सेम ही है। तो यहाँ पे सो ड्यूरेबल नहीं होगा। अगर कुछ हम ऐसे कंपेयर कर रहे हैं तो आपको लिखना है एज। तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर की which is claimed to be as durable as its other devices। other devices का जैसा ड्यूरेबिलिटी है इसका भी सेम ड्यूरेबिलिटी है। तो ये आपको समझा रहा है, कंपेयर कर रहा है इसका ड्यूरेबिलिटी, तो इसलिए आपको एज यूज करना होगा। सो एज का जो फॉर्म है वो यहाँ पे नहीं होगा, थोड़ा गंदा हो गया है। हाँ, सो एज का जो फॉर्म है यहाँ पे वो नहीं आएगा, यहाँ पे एज ड्यूरेबल एज यही आना चाहिए, ठीक है। तो इससे तो पता चल गया कि नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। मोस्ट ड्यूरेबल, वेरी ड्यूरेबल, सॉरी, ये एकदम ही अप्रोप्रिएट नहीं है यहाँ पे। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, तो इडियम्स है। इडियम्स टीयर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट, इसका जो मीनिंग है वो मैं पहले बता देती हूँ। इसका मीनिंग है स्टीयर अप मतलब क्या होता है कि
मेक ट्रबल, ओके। सो स्टीयर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट मतलब होता है मेक ट्रबल एंड मेक अ कमोशन, प्रॉब्लम में फंसना, ठीक है। तो प्रॉब्लम बढ़ाना, एक्चुअली मेक मतलब प्रॉब्लम बढ़ाना, आप कुछ बढ़ा रही हो, स्टीयर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट। ये हॉर्नेट्स का मतलब होता है वास्प, ओके। वास्प क्या होता है, मधुमक्खी टाइप का जो होता है ना, वो सब होता है वास्प। तो अगर आप कुछ मधुमक्खी का जो नेस्ट है उसमें अगर आप हाथ डालोगे तो उसको तो आप डिस्टर्ब करोगे, तो आप तो प्रॉब्लम में फंसोगे, क्योंकि आप जानते हो कि उसके बाद क्या होने वाला है, ठीक है। तो आप इसे भी रिलेट कर सकते हो कि स्टीयर अप ऑन इट्स नेस्ट मतलब अगर आप मधुमक्खी का कोई जो नेस्ट है उसमें अगर आप हाथ डालोगे तो आप बहुत बड़ा प्रॉब्लम में फंस जाओगे, वो सब आपको काट देगा। तो इसका मतलब यही होता है कि मेक ट्रबल, एंड उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शंस देखना है। कॉल फॉर डायलॉग कोई मतलब ही नहीं बनता, लीड अ रिवॉल्ट नहीं, प्रोवोक ट्रबल इज द एप्रोप्रिएट आंसर, डिस्ट्रॉय अ नेस्ट नहीं, डिस्ट्रॉय अ नेस्ट नहीं है, ठीक है। इसका डायरेक्ट ऐसा यहाँ पे भी नेस्ट है तो यहाँ पे भी नेस्ट है तो ये टिक कर देना, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपको अच्छे से समझना है, इडियम्स इज बहुत ट्रिकी होता है। तो प्रोवोक ट्रबल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है नैरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, ओके। तो यहाँ पे दे रखे हैं कि डू यू अटेंड द फिल्म फेस्टिवल एट गोवा एवरी ईयर, ही आस्क्ड। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे दे रखे ऑलरेडी ही आस्क्ड, ओके। तो यहाँ पे भी हमें ऑप्शन एलिमिनेशन करना है। आपको आप डायरेक्टली भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत ही इजी है, बट मैं आपको वो प्रोसेस भी दिखाना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पे ही आस्क्ड है तो ये फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गया, एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे ही आस्क्स है। प्रेजेंट फॉर्म तो नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट फॉर्म है। सेकेंड ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन देखिए पास्ट परफेक्ट में है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो सिंपल पास्ट है। तो इससे ऑलरेडी आपको पता चल गया कि फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, ओके। एंड फिर भी आपको एक बार चेक करना है, ही आस्क्ड मी इफ आई अटेंडेंट, ये डायरेक्टली चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट में, आई अटेंडेड द फिल्म फेस्टिवल एट गोवा एवरी ईयर, ओके। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अच्छा, नेक्स्ट है जम्बल सेंटेंस। ये बहुत मज़ेदार चीज़ होता है, मैं ये आपको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करूंगी, ठीक है, मैं जैसे समझती थी, ठीक है। तो ये क्या करना है, फर्स्ट ना, अगर आपको ऑप्शन से कुछ भी अगर आपको अंदाज़ा लगता है तो ठीक है, नहीं तो आप ये पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा, ओके। तो मैं ऑप्शन से ही आपको पहले समझाती हूँ। देखिए ये जो 2 3 ऑप्शन है, यहाँ पे बी, यहाँ पे जो बी से ही स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से मैं थोड़ा एज्यूम कर सकती हूँ कि इसका वेटेज ज़्यादा है, ओके। वेटेज ज्यादा है कि मतलब कि प्रोबेबिलिटी है कि बी से शुरू हो सकता है, ऐसे ही नहीं कि ये दोनों में बी है तो बी से ही शुरू होगा। ये ट्रिक भी करता है एसएससी समटाइम्स, हाँ, कि दोनों बी से है बट इसमें से कोई भी नहीं होगा, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं बी से शुरू करके, तो पहले बी पढ़ लेते हैं कि द सीक्रेट लाइफ ऑफ फ्रॉग्स इज द फर्स्ट एवर फिल्म ऑन द एम्फीबियंस ऑफ इंडिया। अच्छा, ठीक है, तो ये एक शुरुआत के सेंटेंस हो सकता है, ओके। तो इसके बाद पढ़ लेते हैं, इसके बाद सी है, दोनों में ही सी है तो हम सी ही पढ़ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या कहा था, आपको क्या करना है जम्बल्ड सेंटेंस पे, आपको ईच एंड एवरी सेंटेंस को उसके बाद के सेंटेंस से रिलेट करना है और कुछ नहीं करना है। एंड है आपको कंप्रीहेंड करना पड़ेगा, आपको बहुत अच्छे से इसका मीनिंग समझना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो आप अगर मीनिंग नहीं समझोगे तो कैसे आप रिलेट करोगे ना। तो यहाँ पे बी नंबर जो ऑप्शन है, बी पे एक फिल्म की बात हो रही है कि द सीक्रेट लाइफ ऑफ फ्रॉग्स, ये एक फिल्म का नाम है, द सीक्रेट लाइफ ऑफ फ्रॉग्स इज द फर्स्ट एवर फिल्म ऑन द एम्फीबियंस ऑफ इंडिया। अब सी में क्या कह रहे हैं कि द फिल्म, अब ये द फिल्म किसको कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं, इसलिए बी के बाद सी होना चाहिए। द फिल्म हैज बीन शॉट एक्सटेंसिवली इन द वेस्टर्न घाट्स, हो गया, क्योंकि ये बी के बाद सी इसलिए होगा क्योंकि सी में जो फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी बी में बता चुका है, इसलिए तो बी के बाद सी में द फिल्म करके वो यूज कर रहा है ना, ठीक है। अच्छा, तो बी सी होगा। अब जो सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन में
सी के बाद डी है, सी के बाद ए है। अच्छा डी हम पढ़ लेते हैं फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन के। तो सी के बाद हम पढ़ लेते हैं कि इट शोकेसेस यूनिक स्पीशीज ऑफ फ्रॉग्स व्हिच आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, ईट शोकेस, यहाँ पे ईट क्या कह रहा है, यहाँ पे ईट ये फिल्म को कह रहे हैं, ये फिल्म के बारे में कह रहे हैं कि इनमें दिखाया गया है कि यूनिक स्पीशीज ऑफ फ्रॉग्स व्हिच आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, एंड उसके बाद जो ए नंबर ऑप्शन अगर हम पढ़ लेते हैं, ए नंबर ऑप्शन कह रहा है कि द मोस्ट वेल नोन अमोंग देम इज द पर्पल फ्रॉग नीडिंग इमीडिएट प्रोटेक्शन। अच्छा, द मोस्ट वेल नोन अमोंग देम, ये देम कौन है, ये देम ये लोग हैं, मतलब ये यूनिक स्पीशीज ऑफ फ्रॉग्स एक्चुअली देम है कि इनके बीच में जो इमीडिएट एक्शन के लिए ज़रूरत है ये पर्पल फ्रॉग्स को। ठीक है, सो इसके लिए ही आपको बी सी डी ए इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, अब देखिए कि सी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, सी ऑप्शन क्यों नहीं होगा। हमने कहा था कि हम सब समझेंगे कि क्यों नहीं हुआ सी ऑप्शन। सी ऑप्शन अगर जाता तो देखिए बी से तो हो गया कि द सीक्रेट लाइफ ऑफ फ्रॉग्स इज द फर्स्ट एवर फिल्म ऑन द एम्फीबियंस ऑफ इंडिया हो गया, ये फिल्म के बारे में सी में बात कर रहे हैं कि द फिल्म हैज बीन शॉट एक्सटेंसिवली इन द वेस्टर्न घाट्स हो गया। अच्छा, इसके बाद ए में जाते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन में तो ए ही है। ठीक है, तो इसके लिए ए में जाते हैं। ए में कह रहा है कि द मोस्ट वेल नोन अमोंग देम is the purple frog needing immediate protection। अच्छा, the most well known among them। अच्छा, अब देखिए कि ये जो among them है, ये them किसके बारे में कह रहे हैं, क्योंकि the film is a singular ना, आप them किसके बारे में कह रहे हैं, क्योंकि लास्ट जो सेंटेंस था ना सी में, वहां पे तो आपका कुछ मीनिंग आ नहीं रहा है them के बारे में। ओके, तो इससे आपको पता चलेगा कि अच्छा, तो सी के बाद आप ए नहीं लिख सकते, सी के बाद ए नहीं हो सकता, ये करेक्ट पेयर नहीं है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट डी होगा, क्योंकि यहाँ पे इट मतलब द फिल्म को ये सिग्निफाई कर रहा है। एंड यहाँ पे जो लिखा है कि यूनिक स्पीशीज ऑफ फ्रॉग्स विच आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इनके बारे में फिर से ए में कह रहा है। ओके, तो मुझे लगता है कि मैंने आपको ये समझाने में कामयाब हो चुकी हूँ। ठीक है, अगर आपको कहीं भी आपको समझने में कोई दिक्कत हो रहा है, कुछ भी आपका प्रॉब्लम है, कुछ डाउट रह गया है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आप अपना डाउट्स भेज सकते हो, वहाँ पे सॉल्व हो सकता है बहुत इमीडिएटली। ठीक है, नेक्स्ट टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट भी इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस से है। तो यहाँ पे देखिए, इट इज रिपोर्टेड दैट एवरी डे इंडिया विटनेसिंग द डेथ ऑफ ओवर 2000 बेबीज एजड लेस देन 1 ईयर। अच्छा, ठीक है, हमने पढ़ लिया। अब देखिए, इट इज रिपोर्टेड दैट एवरी डे, ठीक ही है, इंडिया विटनेसिंग। अच्छा, इंडिया विटनेसिंग तो नहीं हो सकता, इंडिया इज विटनेसिंग हो सकता है। ओके, बट इंडिया विटनेसिंग नहीं हो सकता, तो इससे तो क्लियर है सेकेंड ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इट रिक्वायर्स इम्प्रूवमेंट। ओके, सो इंडिया इट इज विटनेसिंग, इस तरह का कोई ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं है, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं कि इंडिया विल बी विटनेस द डेथ। अच्छा, इंडिया विल बी विटनेस द डेथ, ये भी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि आपको यहाँ पे विटनेस्ड होगा, इट विल बी डन ना, तो यहाँ पे भी विल बी विटनेस्ड होना चाहिए। ओके, सो ये भी नहीं होगा, ग्रामेटिकली ये ऑलरेडी इनकरेक्ट है। इंडिया विटनेसेस डेथ, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सिंगुलर है तो विटनेसेस आपको होगा, एंड इंडिया विटनेस डेथ तो नहीं होगा, समझ ही रहे हो क्यों, क्योंकि ये प्लूरल नहीं है इसलिए। सो थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगेन जम्बल्ड सेंटेंस है, ये हम अच्छे से समझेंगे। ओके, सो यहाँ पे भी मैं वो सेम ही तरीके से आपको बताऊंगी कि ये 2 और 3 ऑप्शन में डी से शुरू हो रहा है, तो लेट्स डी से पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। तो डी बोल रहा है कि द रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स ऑफ दिल्ली हैव रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड द न्यू ड्राइविंग टेस्ट। अच्छा,
तो दिल्ली का जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस है वो एक न्यू ड्राइविंग टेस्ट इंट्रोड्यूस कर चुका है। ओके, तो इसके बाद क्या होगा, ये तो डी के बाद बी है, डी के बाद ए है, तो ठीक है पहले मैं डी के बाद बी पढ़ के देखती हूँ। तो बी में कह रहे हैं कि ईच ऑफ दीज स्किल्स आर टू बी टेस्टेड एंड नीड टू बी कंप्लीटेड सक्सेसफुली इन अंडर 7 मिनट्स बाय द कैंडिडेट। ओके, तो यहाँ पे देखिए ईच ऑफ दीज स्किल्स, दिस स्पेसिफिक स्किल्स। अच्छा, ये जो आपने डी पढ़ा ना, यहाँ पे कोई भी स्किल्स पर कुछ भी बात हो रहा था क्या? नहीं, यहाँ पे कोई स्किल्स का बात नहीं हो रहा था, यहाँ पे एक टेस्ट का बात हो रहा था। तो इससे क्या आपको सेंस आ रहा है? नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब एक काम कर लेते हैं, ए पढ़ के देख लेते हैं, कुछ ए से अगर कुछ समझ आए तो। अच्छा, ए में क्या लिखा है कि दिस टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन द फुल्ली ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक डिजाइंड बाय मारुति सुजुकी। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, दिस टेस्ट। ओके, तो आपने डी में पढ़ा ना अभी भी, दैट दे हैव इंट्रोड्यूस द न्यू ड्राइविंग टेस्ट। सो ये टेस्ट का ही तो बात कर रहा है या ए में, है ना? ये टेस्ट का ही तो बात ए में कर रहा है, तो ये एकदम अप्रोप्रिएट है, डी के बाद ए ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट का ही बात कर रहा है कि यहाँ पे लिखा है कि दिस टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन द फुल्ली ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक डिजाइंड बाय मारुति सुजुकी। अच्छा, तो थर्ड ऑप्शन में देखिए ए के बाद सी है, तो सी पढ़ लेते हैं, इसके बाद क्या है। सी में कह रहे हैं कि इट इज अ फुल्ली ऑटोमेटेड ट्रैक, fully automated track having 6 segments to test specific driving skills। यहाँ पे कहा गया है ना ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक डिजाइन बाय मारुति सुजुकी, तो ये टेस्ट ट्रैक के बारे में ही तो सी में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं ना कि टेस्ट ट्रैक के बारे में, दैट इज इट इज अ फुल्ली ऑटोमेटेड ट्रैक। तो हो गया ना मैच, डी के बाद सी, अब बचता तो बी है, तो बी देखो, बी पढ़ लो। हमने कहा था कि ईच ऑफ दिस स्पेसिफिक स्किल्स, स्पेसिफिक स्किल्स में स्किल्स के बारे में कहाँ लिखा है, सी में लिखा है ना, यहाँ पे देखिए, टू टेस्ट स्पेसिफिक ड्राइविंग स्किल्स। तो ये स्पेसिफिक जो ड्राइविंग स्किल्स है इसके बारे में ही तो बी में बात कर रहा है। ठीक है, थोड़ा गंदा हो गया, आप देख लो एक बार। ठीक है, तो अब मुझे लगता है ये आपके पास एकदम क्लियर है, आपने डी में पढ़ा, डी में एक टेस्ट के बारे में बात हो रहा है, दिस टेस्ट के रिगार्डिंग अगेन बात हो रहा है ए में। ओके, ये जो न्यू ड्राइविंग टेस्ट है इसके बारे में बात हो रहा है ए में, एंड ए में बात करते करते यहाँ पे कहा कि एक फुल्ली ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक डिजाइन किया गया है, ये जो टेस्ट ट्रैक है ये इसके बारे में बात कर रहा है सी में। देखिए ये लिख रहा है कि इट इज अ फुल्ली ऑटोमेटेड टेस्ट ट्रैक। ओके, एंड यहाँ पे लिखा है एंड में कि टू टेस्ट स्पेसिफिक ड्राइविंग स्किल्स। ओके, एंड ये जो ड्राइविंग स्किल्स है, जो स्पेसिफिक स्किल्स है, इस स्किल्स के बारे में ही बात कर रहा है बी ऑप्शन में। ओके, तो डी ए सी बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होता है कि आपको ऑप्शन भी देखना नहीं पड़ता है, समटाइम्स आप ऐसे पढ़ के ही बता सकते हो कि कौन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम का क्वेश्चन, गाइल। गाइल का मतलब क्या होता है? गाइल का मतलब होता है कनिंग, मतलब कि चालाक। ओके, चालाक, उनको गाइल कहते हैं, कनिंग। ओके, तो गाइल का सिनोनिम चाहिए यहाँ पे। ओके, तो हम ईच एंड एवरी वर्ड यहाँ पे देख लेंगे। इंट्यूशन, इंट्यूशन स्पेलिंग देख लेना एक बार, ठीक है, एक बार राइट डाउन कर लेना। इंट्यूशन, इंट्यूशन का जो मीनिंग होता है ना वो होता है इंस्टिंक्ट, आपका जो सिक्स्थ सेंस है, ऐसा कुछ कि आप नहीं देख पा रहे हो, नहीं सुन पा रहे हो, बट आप वो सेंस करते हो, हमारा जो सिक्स सेंस है, इंट्यूशन उसे कहते हैं। ठीक है, डिसीट मतलब होता है डिसीव करना। ओके, किसी को, किसी के साथ विश्वासघात करना। ओके, सरफेट, सरफेट का मतलब होता है ना एबंडेंस, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ है, कुछ एम्पल अमाउंट्स में है, अगर एबंडेंस होता है। ये सब मैं आपको सिनोनिम लिख दे रही हूँ, तो आप सिनोनिम अच्छे से ये सब याद कर लेना। हाँ, एकदम नोटबुक में कर लेना। बहुत मैंने बहुत मेहनत की कि आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। मैं यही आपको कह रही हूँ कि सिर्फ ये पढ़ोगे। अच्छा, गाइल का मतलब होता है कनिंग, तो ठीक है, इसके ये होगा
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा अगर आप चले जाओगे तो क्या है ना, ये जो तीनों के तीनों वर्ड बच जाएगा ना, उसके बारे में तो आपने पढ़ा ही नहीं। ऐसा भी हो सकता था कि इसमें एक का आपका मीनिंग भी नहीं पता, तो वो तो आपसे छूट गया ना। तो अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो टाइम एकदम 100% इन्वेस्ट करो अपने पढ़ाई में, ठीक है। एंड जो मैं यहाँ पे सिनोनिम लिख दे रही हूँ, आप वो भी एकदम लिख लो, कहीं से भी आपका लॉस नहीं है, फायदा ही फायदा है, ठीक है। तो सरफेट मतलब होता है एबंडेंस, और भी है इसका सिनोनिम, मैं लिख दे रही हूँ, प्लेंटीफुल, और होता है एक्सेसिव, एम्पल अमाउंट, ये सब होता है सरफेट का सिनोनिम। एंड सिंसियरिटी इज रिलेटेड टू सिंसियर, समझ गए होंगे आप, ओके। सो इससे आपको क्या लगता है, देखिए गाइल का डायरेक्ट तो डिसीव से ऐसा डायरेक्टली मीनिंग नहीं होता, ओके। बट जो मैंने आपको कहा था ना कि आपको डायरेक्ट मीनिंग यहाँ पे नहीं आपको मिलेगा, आपको लगभग मिलता जुलता जो मीनिंग होगा वही आपको समझना है, ठीक है। तो गाइल का सिनोनिम होता है डिसीट, तो सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, दैट व्हिच इज नो लॉन्गर यूजफुल। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि रिडंडेंट मतलब होता है नो लॉन्गर यूजफुल, मतलब अननेसेसरी, ओके। और यू कैन से इन एसेंशियल, जो अब आपको जरूरत नहीं है उसका ही मतलब होता है रिडंडेंट, दैट इज नो लॉन्गर यूजफुल। अच्छा देखिए यहाँ पे सब सब एक टाइप का है, रिडंडेंट, अबंडेंट, रिलक्टेंट है, तो इसका आप वीडियो पॉज करके एक बार इसका स्पेलिंग जरूर राइट डाउन कर लेना प्लीज, ठीक है। आप राइट डाउन एक बार कर लेना। कुछ भी नहीं, आपको सब मालूम है, मुझे पता है कि आपको सब मालूम है, बट क्या होता है ना, वो कंफ्यूजन आ जाता है बीच बीच में, एग्जाम टाइम क्या ही होता है, कुछ इसका एक्सप्लेनेशन नहीं होता, ठीक है। तो रिडंडेंट मतलब होता है अननेसेसरी और इनएसेंशियल। अबंडेंट मतलब अपने अभी पढ़ा ना, अबंडेंस अभी पढ़ा हमने, यहाँ पे देखिए अभी पढ़ा हमने ना, सरफेट, सरफेट रिलेटेड टू abundance, abundance मतलब होता है ample amount, ample amount and plentiful, large amount, ample amount इस सेंस में लिखता है abundant। reluctant मतलब कि आपको इच्छा नहीं है, आप अनविलिंग हो, आप बहुत रिलैक्टेंट हो इंग्लिश पढ़ने में। अगर ऐसा कुछ होता कि मुझे एकदम इच्छा नहीं है इंग्लिश पढ़ने में, तब भी मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो रिलैक्टेंट हो, तो रिलैक्टेंट मतलब अनविलिंग। एंड डोमिनेंट तो पता ही है आपको, डोमिनेंसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, next is fill in the blanks. Padamsi worked like a mathematician and was a true dash who experimented with numerous mediums. अच्छा, तो उन्होंने, पदमसी एक मैथमेटिशियन था एंड उन्होंने एक ट्रू डैश का काम किया, एंड क्या किया, हु एक्सपेरिमेंटेड विथ न्यूमरस मीडियम्स, ओके। तो एडवर्सरी, एडवर्सरी का मतलब होता है एनिमी। लिटरेरी का मतलब होता है, मतलब रिलेटेड टू समथिंग, लिटरेचर, पोएट्री, पोर्स, ये सब से रिलेटेड होता है लिटरेरी। वॉलंटरी मतलब तो जो अपना इच्छा से काम करता है, ठीक है। विशनरी, विशनरी का क्या मतलब होता है, विशनरी का मतलब होता है थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर विथ विथ अच्छा, मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा सा खराब है, तो ये थोड़ा अपना कंसिडर कर लेना, मैं बोल रही हूँ इसलिए अगर आप नहीं समझ पाओ मेरा हैंड राइटिंग, ओके। तो विशनरी का मतलब होता है जो अपना, मतलब होता है ना कि आपने फ्यूचर, आपने एज्यूम कर लिया कि फ्यूचर क्या होने वाला है। इन लोगों को कहता है कि जिन्होंने फ्यूचर के बारे में बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट से, बहुत पॉजिटिवली कुछ काम करके रखा है, उनको विजनरी कहते हैं। तो विजनरी मतलब होता है थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर विथ इमेजिनेशन एंड विजडम। तो पदम सिंह ने एकदम एक विजनरी का ही काम किया था, तो इसलिए यहाँ पे वॉज अ ट्रू विजनरी होगा, ओके। फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज
fill in the blanks again. Okay, तो यहाँ पे क्या है कि if the video clip of the murder had not been shared on social media, the world would likely have remained dash of tragedy. अच्छा देखिए, आप ये मीनिंग समझना, ठीक है। इफ द वीडियो क्लिप ऑफ द मर्डर हैड नॉट बीन शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया, मतलब मर्डर का जो वीडियो क्लिप था अगर वो सोशल मीडिया में शेयर नहीं होता तो द वर्ल्ड वुड लाइकली हैव रिमेन डैश ऑफ द ट्रेजेडी। तो आप ऑटोमेटिकली आपको ये मीनिंग आ जाएगा कि क्या होता अगर सोशल मीडिया पे वो वीडियो क्लिप अगर नहीं आता तो क्या होता, तो उसके बारे में तो किसी को पता ही नहीं चलता ना। द वर्ल्ड वुड लाइकली हैव रिमेन्ड अनअवेयर, उनको पता ही नहीं चला ना। थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। देखिए रिनाउंड मतलब होता है बहुत नामी कोई की, तो इससे तो कुछ मीनिंग नहीं होता। रिकॉग्नाइज मतलब किसी को पहचानना होता है। अनकन्फर्म भी यहाँ पे नहीं होगा, बहुत इजी है ये, आप एकदम पढ़ के ही समझ जाओगे कि आपको ऑप्शंस देखना भी जरूरत नहीं है, आप ये पढ़ के ही आप खुद बोल दोगे कि यहाँ पे कौन सा वर्ड बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही होगा कि द वर्ल्ड वुड लाइकली हैव रिमेन्ड अनअवेयर ऑफ द ट्रेजेडी। ओके, third one is the correct answer. ये this one is the correct answer. Okay, next is wrongly spelled word. Again मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियो पॉज करके सभी जो स्पेलिंग है आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ओके, अच्छा, पॉपुलरली एकदम करेक्ट स्पेलिंग है, बेगरली एकदम करेक्ट स्पेलिंग है, जॉक्यूलरली भी करेक्ट स्पेलिंग है, सिंसियरली मैंने जस्ट एक दो स्लाइड पहले ही कहा ना, सिंसियरिटी एक था ना, सिंसियरिटी एक ऑप्शन में था, वहां पे ही मैंने लिखा ये सिंसियरली होगा। ओके, ये स्पेलिंग गलत है, CERE होना चाहिए, ठीक है। तो ये सिंसियरली होगा। अच्छा, हो सकता है कि जॉक्यूलरली की मीनिंग किसी कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो ये मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि जॉक्यूलरली का मीनिंग होता है इन अ हैप्पी वे एंड लाइकिंग टू make jokes. Okay, in a happy way and liking to make jokes, it means jocularly. ठीक है, तो ये दो एकदम करेक्ट है, बट इसका स्पेलिंग इनकरेक्ट है, बट यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि मुझे रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड चूज करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ग्रामेटिकल एरर। योर स्किल लाइज इन cheering up Your skill lie in cheering up people who are stressed out, wound up or generally just annoyed. ठीक है, तो यहाँ पे हमें ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि योर स्किल, तो ये तो थर्ड हुआ ना, थर्ड पर्सन हुआ ना, तो योर स्किल लाइज होगा, ठीक है। यहाँ पे योर स्किल लाइज होगा, लाई तो नहीं हो सकता ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आपका एस ऐड होना चाहिए। तो योर स्किल लाइज इन cheering up people who are stressed out, wound up or generally just annoyed। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है थर्ड नंबर ऑफ ऑप्शन, थर्ड नंबर वाला सही है। एंड ये सब एकदम मतलब थर्ड नंबर वाला करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे भी गलती है। एंड ये सब जो है वो स्ट्रेस्ड आउट, wound up, ये सब एकदम करेक्ट है, और जो भी पोर्शन है सब करेक्ट है, सिर्फ यहाँ पे एस होना चाहिए। सो थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, एंड दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन टुडे। सो यहाँ पे हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये भी। सो यहाँ पे लिखा है समथिंग दैट इज जेन्युइन, तो इसका क्या होगा। देखिए मैजेस्टिक, मैजेस्टिक का मतलब होता है इम्प्रेसिव ब्यूटी, impressive beauty and great, मैजेस्टिक मतलब ग्रेट भी होता है, एंड जितना याद है मुझे मैजेस्टिक मतलब ऑसम भी होता है, ठीक है। तो ये सिनोनिम्स है मैजेस्टिक का, नोट डाउन कर लेना। हाँ, अनरियल मतलब होता है कि इमेजिनरी टाइप का होता है ना, अनरियल इमेजिनरी, एंड ऑथेंटिक इज एक्चुअली जेन्युइन, ऑथेंटिक मतलब ही होता है जेन्युइन जो है, ठीक है। एंड एकेडमिक इज रिलेटेड टू एजुकेशन ना, एकेडमिक इज रिलेटेड टू एजुकेशन। ओके, सो समथिंग दैट इज जेन्युइन which means actually authentic. Okay, so third one is the correct answer. So ये रहा हमारा आज का सेशन।
मैं जितना हो सके, मेरा जितना नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर किया, जितना एक्सप्लेन मैं कर सकती थी मैंने आपके साथ किया। मैंने जैसे मैं खुद पढ़ती थी ना वैसे ही मैंने यहाँ पे आपको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। मुझे लगता है कि आपको अगर कुछ भी डाउट रह गया होगा, हो सकता है कि आपने ऑलरेडी ये कर लिया है, ये जो पेपर है ऑलरेडी कर लिया है, हो सकता है। बट क्या होता है कि हम पेपर कर लेते हैं कि बट वो क्या होता है ना, सब पॉइंट्स का ना एक्सप्लेनेशन हमें अच्छे से नहीं पता होता है। तो वो एक्सप्लेनेशन हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कुछ चीज़ अच्छे से करना चाहते हो, कुछ चीज़ में आप फुल मार्क्स लाना चाहते हो, तो उसका हर डिटेल्स आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए मैं जितना हो सके मैंने आपके साथ आपको मेरा नॉलेज जो जितना भी है थोड़ा बहुत मैं आपके साथ शेयर किया। मुझे लगता है कि आपका कोई डाउट्स बचा नहीं है, बट अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप अपना डाउट्स दे सकते हो। ठीक है, एंड दैट इज़ ऑल। आई होप कि आपके लिए ये सेशन फ्रूटफुल रहा होगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।